मैम ये तो आपने ऐसी टॉपिक छेड़ी है फाइनेंस कि ये शायद मेरे हिसाब से अंबानी जी भी है तो उनको पैसा कम पड़ता है। आप किसी को 10 रुपये कमा के खुशी मिल जाती है, किसी को 10 रुपये में नहीं खुशी मिल रही है। अगर आप सोचोगे कि मैं 9 to 5 काम करता हूँ और 9 के बाद बिजनेस सोचता हूँ तो वो डेवलप नहीं होगा। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने ये नहीं करना है कि आपको 1 लाख रुपए लेकर के आपने पूरा इन्वेंट्री में डाल दिया कि आपने 1 लाख की प्रोडक्ट्स खरीदी। आप ट्राई करो कि 40,000 का आपने इन्वेंट्री बनाया और 60,000 आपने बैकअप में रखा है। उसको स्पेसिफिक एक ही काम और एक ही रोल दिया जाता है कि यार तेरा काम सिर्फ सुबह उठ के ये कप को यहाँ से यहाँ रखना है तो यहाँ से यहाँ ही रखना है तुझे। बट आप वो आइडियलाइजेशन को आप दबा के रखते हो कि ये डर से कि मैं शायद नहीं बताऊंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बिल्कुल आपके पास जो भी आइडिया है आप शेयर करो 50 लोगों से और बस दिन और रात खाना पीना भूल जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, भगवान ले जाएगा आपको, पक्का ले जाएगा। हेलो, दिस इज विभा एंड वेलकम यू बैक ऑन स्पोबैक्स। आज हम बात करेंगे सिर्फ बिजनेस और आइडियाज़ की, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं कुशाग्र जायसवाल। हेलो कुशाग्र, वेलकम हियर। नमस्ते। यस। सो बिजनेस और आइडियाज़ में आज हम आपको पूछना चाहते हैं आपके आइडियाज़ के बारे में। उसके पहले हम पूछना चाहेंगे क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और किस आइडियाज़ में आपने अभी पिच किया हुआ है? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ टेक्निकल बैकग्राउंड से ही। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने नागपुर से ही पलोटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। देन फिर स्टार्टेड माय ओन कि कुछ तो नया करना है। अब नॉट अ फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना है। इवन माय फादर वाज नॉट अ बिजनेस, ही वाज इनटू द पुलिस डिपार्टमेंट। तो हमारा कुछ फैमिली बिजनेस तो नहीं था। और आई एम नॉट 9 to 5 पर्सन कि 9 to 5 जॉब वो नहीं होता। आई नीड फ्री हैंड की, तो उसके लिए काफ़ी R&D और काफ़ी मीन्स सोच विचार करके फिर देन द वैक्यूमी लैंडेड फाइनली इन 2022। वैक्यूमी लैंडेड VACUMI। तो क्या वैक्यूमी में क्या क्या आप वैक्यूमी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड, जिसमें हेडफोन्स, पावर बैंक, USB केबल, चार्जर्स, सो आपके मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वैक्यूमी वो प्रोवाइड करता है आपको विद सारी कैटरिंग। हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग कैटर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक पेन ड्राइव, यू कैन से पेन ड्राइव से लेकर के आपके ईयरफोन, हेडफोन्स, TWS जो बर्ड्स होते हैं, सारे एवरीथिंग वी आर कवरिंग। वैक्यूमी एक बहुत ही क्वालिटी ड्रिवन ब्रांड है जिसमें हम पॉकेट फ्रेंडली कस्टमर्स को सर्विसेज अगेन द प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपको कम से कम दाम में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। यस, जो मार्केट की कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, अगर आप कुछ 8,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो विद द सेम क्वालिटी ड्रिवन हम लोग वो लैंड करते हैं 2,500-3,000 में। सो अ बिग गैप। और ये गैप इसीलिए फिजिबल है क्योंकि द प्रोडक्शन लाइन हियर जो है हमारी वैक्यूमी की, इट्स इन नागपुर सिटी। सो पूरा प्रोडक्शन लाइन, पूरा मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो नागपुर में हो रहा है। और जो बीच के स्टेप्स है वो हम लोग कट डाउन कर ले, इसलिए हम लोग ने उसका मार्जिन्स जो है वो ड्राइंड ऑफ कर चुका है। तो जितना भी आप एक्सेसिव देते हो अदर्स ब्रांड में, वो लाइंस कट डाउन हो चुकी है, इसलिए वो हम लोग आप लोगों को या कस्टमर्स को बहुत ही फ्री हैंड पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नहीं, ये जो आपने कॉस्ट की बात की वो इतना ज़्यादा, मतलब उसमें डिफरेंस है एकदम आधे से भी कम। क्या आप वही क्वालिटी दे पाते हो उस कॉस्ट में? ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि देखिए अगर सपोज मैं बात करूँ कोई अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड की, तो कॉम्पिटिटिव ब्रांड में क्या चीज़ होती है कि एक हायरार्की सेट की गई है कि मैन्युफैक्चरर से सुपर स्टॉकिस्ट से जाता है, सुपर स्टॉकिस्ट से स्टॉकिस्ट पे जाता है, फिर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेट करता है, फिर डीलर्स तक पहुंचता है, डीलर के बाद पहुंचता है कस्टमर्स पे। बट वैक्यूमी में वो लेयर्स कट डाउन हो चुकी है क्योंकि सारों के अपने अपने मार्जिन्स हैं। तो वो मार्जिन एक बड़ा मार्जिन होता है जो हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं। सो हम अभी जो वैक्यूमी ड्राइव कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डीलर्स को,
सो जो बीच की डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और सुपर स्टॉकिस्ट का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कट डाउन हो गया, और वो मार्जिन जो है अब कस्टमर एंजॉय कर रहा है कि उसे वो फ्री हैंड पे सेम क्वालिटी जो अदर ब्रांड कॉम्पिटिटिव ब्रांड में मिलती है, सेम प्रोडक्ट उसको एक सस्ते और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में मिल रहा है। बट जो लोग बिलीव करते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड राइट, जो बिलीव करते हैं कि इतने कॉस्ट में आएगा, तो जी। क्या वो विश्वास कर पाते हैं कि हम वैक्यूम में वो चीज़ डेफिनेटली ट्रस्ट इज नथिंग बट द एडवर्टीजमेंट, कि जो प्रोडक्ट जितना आपको दिख रहा है आपका ट्रस्ट गेन वैसे ही होते जा रहा है। अगेन वैक्यूमी में वी आर इनिशियली बूस्टिंग अप आवर सेल्फ कि हर जगह पे हर प्रोडक्ट शेल्फ में आज मोर देन 1000 स्टोर्स है जी, जहाँ अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड बिग ब्रांड्स के बाजू में वैक्यूमी का प्रोडक्ट लगा हुआ है। और द थिंग इज कि डीलर्स से हमें रिपीट ऑर्डर्स है। रिपीट ऑर्डर्स तभी होते हैं जब कस्टमर क्वालिटी से सेटिस्फाइड है। अगेन द रिप्लेसमेंट रेशियोज हमारा बहुत 0.5% से नीचे है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स में क्या चीज होती है कि द मेन थिंग इज कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया जी, उसके बाद में आपको उसको सर्विस कैसी मिलती है, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, खराब होगी ही होगी, बट उसका रिप्लेसमेंट या फिर सर्विसिंग कैसी मिलती है। So for it, Vacuumi has targeted कि उसका सर्विस स्टोर हर सिटी में रहे। So in every city we have one brand stores. Suppose in Nagpur we have brand store, in Amravati we have brand store, in Chandrapur, Raipur we have brand stores. So जहाँ पे अगर आपको डीलर सपोर्ट नहीं भी कर रहा होता है कई बार, so you can directly go to the brand store or you can replace the things अगर कुछ डिफेक्टेड है। कब लॉन्च किया वैक्यूमी? Vacuumi started in 2022, राइट। मतलब 2 ही साल हुए, क्योंकि 25 तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और 2 साल में आपने काफ़ी सारे सिटीज़ का मतलब ब्रांड स्टोर वहाँ पे डेवलप कर दिया है, राइट। और ऑब्वियसली आपका फिर कस्टमर केयर भी होगा उतना अच्छा। करेक्ट मैम। अब देखिए, आपने बोला जैसे 2 साल में हमने इतने सिटीज़ रीच किया, द रीज़न इज़ कि पहले तो प्रोडक्ट में दम है, कि जब भी डीलर्स वो प्रोडक्ट देखते हैं कि तो उन्हें वो प्रोडक्ट विथ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट बहुत पसंद आता है, तो इवन द डीलर्स आर इंजॉइंग द मार्जिन्स, है ना। अगेन मैंने जैसी बात की कि बीइंग सेंट्रल इंडिया में हम लोग सिचुएटेड है, तो हमें हमारे लिए सारे तीनों चारों डायरेक्शन में पहुंचना बहुत इजी है, इजी हो जाता है। तो अगर कस्टमर सर्विस, जैसे मैंने बोला, जहां पर भी हम प्रेजेंट होते हैं हमारा एक कस्टमर सर्विस स्टोर वहां पे होता ही है, तो जितना भी अगर रिप्लेसमेंट है, जैसे मैंने बताया 0.5% के नीचे हमारे रिप्लेसमेंट है, तो वो 0.5% भी डीलर्स को या कस्टमर्स को ऑन टाइम मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग सेंट्रल ऑफ द सिटी में सिचुएटेड है, कंट्री में, सॉरी सेंटर ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड है, तो इजी टू लॉजिस्टिक्स काफ़ी इजी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के रायपुर तक पहुंचना हो या इंदौर तक पहुंचना हो, तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, कन्वीनियंट हो तो प्लस हम लोग स्टॉक्स मेंटेन रखते हैं हमारे सर्विस स्टोर्स पे कि अगर सपोज कस्टमर्स को लगता है कि रिप्लेसमेंट आ गया है, तो उन्हें एक वेटिंग पीरियड का जो होता है सर्विसेज का, वो चीज़ ओमिट हो जाती है, तो उन्हें तुरंत रिप्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। ओके, और दैट इज अ रीजन वी आर मल्टीप्लाइंग डे बाय डे। अगर हमने सपोज रायपुर में 25 स्टोर से चालू किया, तो राइट नाउ वी आर एट अराउंड 60 to 70 स्टोर्स इन रायपुर। सेम गोज फॉर नागपुर में हमारे ऑलमोस्ट 100 स्टोर से ज़्यादा है, अमरावती में ऑलमोस्ट 100 स्टोर से ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है, प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी में दम है, प्राइस पॉइंट में दम है, एंड द रिप्लेसमेंट रेशियोज 0.5% से नीचे है, तो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। तो आपका ऑनलाइन भी स्टोर्स होंगे उसके साथ? राइट, वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन Amazon, फ्लिपकार्ट्स, प्लस हमारी खुद की वेबसाइट है www.vacuumi.in, वहाँ से भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। राइट, करेक्ट। तो बाय ऑल मीन्स आपने अपना जो सेटअप है वो लगा के रखा है। करेक्ट। और जो आपकी टीम है, मतलब आप अकेले ये बिजनेस शुरू करें या पार्टनरशिप में? और पार्टनरशिप तो नहीं, बट हर बिजनेस को ड्राइव करने के लिए एक टीम लगती है, एक बंदे से कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है ना। सो फॉर्चुनेटली कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, चाहे वो अमरावती की हो या जहाँ पर भी हमारी टीम सेटअप होती है, सेल्स हेड होते हैं, रीजन हेड्स होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, प्लस बहुत सपोर्टिव है, प्लस बहुत एक्टिव है।
तो भले डीलर्स का रिक्वायरमेंट हो ना हो, हमारे जितने भी सेल्स हेड है वो बराबर 15 से 20 दिन में डीलर्स के पास पहुंच जाते हैं, जस्ट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद द डीलर्स, टू जनरेट द फेथ, है ना, कि ये कंपनी हमें छोड़ के जा नहीं रही है. दैट इज अ रीजन वी आर डे बाय डे ग्रोइंग अप राइट नाउ. यस यस, ये चीज होती है. जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है, मतलब आपके जो पेरेंट्स है वो एक्चुअली दे आर इनटू सर्विस, राइट, नॉट बिजनेस, राइट फैमिली. सो व्हाई बिजनेस, मतलब क्यों आपको क्लिक किया बिजनेस? सी अगेन, जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट अ 9 to 5 पर्सन, तो कुछ तो था कि बिजनेस करना है. अब यार मैं दुकान पे भी नहीं बैठ सकता, है ना, हम लोग वैसे भी नहीं है कि शटर खोलो और दिन भर बैठो. तो बचपन से समथिंग क्रिएटिव मेरा दिमाग कीड़ा रहा ही है, चाहे जो भी फील्ड में मैं कर रहा हूँ, तो क्रिएटिव एस्पेक्ट रहा है. सो इन 22 माय फादर पास्ड अवे इन 22 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. तब थोड़ी सी लाइबिलिटी आंग पर आई, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो थोड़ा सा टाइम आया कि देन आई स्टार्टेड लर्निंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. अच्छा. सो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, कि चलो कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह हम लोग स्टार्टअप करते हैं. एंड बाय लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस, मेरे ख्याल से 30-40 मैंने डिफरेंट कोचिंग्स ज्वाइन किया ऑनलाइन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की. ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स होते कैसे बेसिकली, वहाँ से मुझे सारी चीज़ें समझनी चालू हुई कि क्या लॉजिस्टिक्स काम करते हैं, कैसे हम लोग क्रॉस बाउंड्री, क्रॉस रीजन हम लोग रीच कर सकते हैं. वो क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प हुई. एंड वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ, क्योंकि मोबाइल्स और हम लोग मोबाइल्स में तो रहे ही है, सो उसमें इंटरेस्ट था ही पहले से. देन इट्स क्लिक मी फॉर कि लेट्स स्टार्ट विद द मोबाइल एक्सेसरीज. सो आई देन आई वेंट टू चाइना. वो चीज़ फिर वहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल, जैसे हम लोग अभी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कुछ फ्रांस से होता है, कुछ वियतनाम से होता है, कुछ चाइना से होता है. तो वर्ल्ड वाइड ये 3 ही ऐसी कंट्रीज है जहाँ से रॉ मटेरियल मोस्टली आ रहा है. सो वहाँ से, वहाँ के जो हमारे डीलर्स हैं, हमने वहाँ से सेटअप किया, चीज़ें लाइनअप हुई, चीज़ें सीखी. फिर प्लस अगेन मैंने एक कंपनी है, वेल नोन कंपनी, उनके अंडर थोड़ा काम किया, उनसे सीखा, चीज़ें सीखी. फिर वो कंपनी के बाद में वी स्टार्टेड सेलिंग द वैक्यूमी. एंड इन 2020 एंड ऑफ 2022 द वैक्यूमी का पूरा लाइनअप जो है, जो फैक्ट्री, वो दैट वाज रेडी. एंड इन जनवरी 23 वी वर ऑन फ्लोर विथ आवर ऑल प्रोडक्ट्स. 23 में हम. फॉर आवर व्यूवर्स, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने जो भी क्लासेस की है वो कैसे किए, वो पर्टिकुलर कैसे हम वो क्लासेस तक पहुँचे, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसके थ्रू वो और भी कुछ आइडियाज़. सी आज का एक तो ऑडियंस आज की सबसे स्मार्ट है, सब वी डोंट नीड कि उन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. बट यूट्यूब, आई थिंक मेरे लिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. यूट्यूब आपके लिए फ्री फंड का टीचर है, कि आपको जो भी चीज़ सीखनी हो आप जस्ट यूट्यूब पे टाइप करो, है ना. आप रील्स भी देख सकते हो, आपके लिए वो 2 चीज है ना. आप एक तो जैसे क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, क्लास तो वही लेक्चरर ले रहा है, बैक बेंचर बन के आप मस्ती कर लो, या फिर फ्रंट बेंचर बन के आप कुछ सीख करके आगे बढ़ लो. तो यूट्यूब इज आई थिंक द सेम मीडियम. एक तो रील्स देख लो, है ना, रात भर, या फिर वही आप अगर कुछ करना चाह रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो आप लाइफ में कि मैं क्या करूँ, कैसा बिजनेस स्टार्टअप करूँ, हर चीज़ की आइडिया आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. जी. अगेन द शार्क टैंक, आपने जो सीजन्स चालू है, वहाँ से बिजनेस आइडिया काफ़ी ले सकते हो आप, क्योंकि हर वहाँ पर इंडिया के टॉप नॉच या फिर फेल्ड या फिर अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं. तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ. प्लस जो शार्क्स बैठे होते हैं, उनकी आप बिजनेस टर्म्स, बिजनेस लैंग्वेज, तो एक बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म खुल चुका है इन यूट्यूब मीडियम, फ्री मीडियम, जहाँ पर आप विदाउट पेइंग अ पेनी आप बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो. सो अगेन स्टार्टिंग विथ, अगर आपका इंटरेस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में है, तो आप यूट्यूब पे चैनल्स देखो, हज़ारों चैनल्स हैं. ऐसा आई वोंट सजेस्ट अ पर्टिकुलर एक चैनल की आप ये देखो, क्योंकि मैंने यूट्यूब के चैनल्स देखे तो 4-5 मैंने हर एक वीडियोस देखे, एक रील्स देखे रिगार्डिंग
द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज और ये चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज़, हर रील में, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको पता चलती है वो चीज़। मतलब कोई तो भी टीचर ही बैठा है सामने और आप पढ़ रहे हैं। 110%, और वो भी फ्री में बैठा है। सबसे मेन बात है कि आपको फ्री का टीचर यूट्यूब पे सिखाने के लिए बैठा है, बस आपको देखना है। बट आपको लगता है कि सारे जो भी उसके वीडियोस या रील्स है वो सारे सही है? मतलब 100% मैम, कोई भी अपने आप को वहाँ पर जो यूट्यूब पे बैठा हुआ है ना, डिफेम करने नहीं बैठा है। सो आजकल उनको भी पता है कि ऑडियंस कितनी स्मार्ट है। अगर आप गलत चीज़ें बता रहे हो तो सीधा आपके कमेंट सेक्शंस में दिख जाता है कि ही इज़ नॉट अ जेन्युइन पर्सन, तो वो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करते, और होंगे भी तो 100 में 1 होंगे, तो एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल आपके पास 99 एक अच्छे टीचर्स बैठे हैं जो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ऑन बोर्ड। या सो यूट्यूब इज़ द अल्टीमेट थिंग, कि जो आपको फ्री में आपको हर चीज़ बैठे हुए घर पे बैठ के आपके कंफर्टेबल जोन में बैठ करके आपको सिखा रही है। बस आपको सीखने की चाहत चाहिए, राइट? सीखने वाले को फिर कोई लिमिट नहीं है, राइट? करेक्ट, राइट। वाओ, अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आप वैसे सीख के, मतलब आपने धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके और फिर बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ में आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जब आए तो आप जैसे बोले कि आपने डिफरेंट कंट्रीज में विजिट किया और वहाँ पे आपने नॉलेज लिया है कि कैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल्स लाए, और आपने सभी हमारे व्यूअर्स को बताया कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से कंट्रीज से आ सकते हैं। करेक्ट। ये जो मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल से रिलेटेड हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या लगता है आपको कि ये जो इंडस्ट्री है ये कब तक अभी सस्टेन करेगी? कब तक आप इसका? दिस इज द नेवर एंडिंग इंडस्ट्री, है ना। आज आपके पहले हमारे पास में चार्जर्स थे जी, है ना, फिर उसके बाद में हमारे पास वायरलेस चार्जिंग आ गए। अब ये अपग्रेडेशन प्रोसेस है। अब हमारे पास पावर बैंक्स है, नाउ वी हैव अ पावर बैंक्स जो हम लोग फोन चार्ज कर सकते हैं कहीं भी लेकर के। पहले हमको सिर्फ एक वॉल से कनेक्टेड विद अ लिमिटेड लेंथ हमको चार्ज कर सकते थे। आज वायरलेस है, वायरलेस पावर बैंक्स आ गए। पहले पावर बैंक्स आए, उसके बाद में वायरलेस पावर बैंक्स आ गए। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज मींस जो अपग्रेड होनी ही होनी है। सो इट्स नेवर एंडिंग। तो ये टेक्नोलॉजी है और ये चीजें अपडेट होती रहेंगी, बट स्टॉप नहीं होने वाली। स्टॉप हो ही नहीं सकती। मींस कोई भी टेक्निकल इंडस्ट्री में आप हाथ पकड़ लो, आपको वो नेवर एंडिंग इंडस्ट्रीज है। बस चेंज होती रहेगी, रॉ मटेरियल बस अपग्रेड होगा, सिर्फ अपग्रेडेशन इज द गेम। अपग्रेड होगा और आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ना तो फिर आप नोकिया जैसे बाहर हो जाओगे। तो जैसे कोई अपडेशंस आते हैं तो वहाँ उसका नॉलेज कैसे आप ले? अगेन जो हम लोग, हमारी टीम है, हम लोग सब स्टडी करते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नई इनोवेशंस चल रही है। जैसे इनिशियली हम लोग मोबाइल की अगर बात करें तो हमारे पास में 1.5 एम्पियर की केबल होती थी जो शायद हमारे फ़ोन को 3 से 3.5 घंटे लगाती थी चार्ज होने के लिए, है ना। जो माइक्रो केबल लगती थी, डी टाइप आप बोलते थे सब लोग। उसके बाद में वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपग्रेड हो गई, अब टाइप सी आ गई, अब यूनिवर्सल टाइप सी आ गया है। अब टाइप सी में हुआ कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्ड चेंज हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा चार्जिंग स्पीड बढ़ गया है। चार्जिंग स्पीड बढ़ गया है तो उसके कारण जो 3 घंटे लगते थे, आज हमारे पास में 1 घंटे में ऑलमोस्ट फोन चार्ज हो जाता है। तो 1 घंटे के अंदर में हमारे फोन चार्ज हो जा रहे हैं। सो ये तो टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होनी ही है। और इस पे जब हम लोग रिसर्च डेवलप, सपोज अगर हमारा आज सपोज फॉर मैं बात करता हूँ वैक्यूमी की, अगर वैक्यूमी ने आज वायरलेस पावर बैंक ऑन फ्लोर लाया तो डे 2 पे हमारा और अपग्रेडेशन चालू हो जाता है। हमारी R&D की टीम चालू कर देती है कि अब नया क्या लाना है। जिस टाइम पे, जिस समय पे आपने अपग्रेडेशन के बारे में सोचना बंद कर दिया, मीन्स आपका डाउनफॉल चालू हो गया। तो आपको तो हर वक्त हर समय अपग्रेड रहना ही है मार्केट से, कि मेरा प्रोडक्ट अलग ब्रांड, दूसरे ब्रांड से अलग क्या है, कैसे रहेगा। एक डिफरेंशिएटर तो आपके प्रोडक्ट में होना ही चाहिए। नॉट इन द टर्म्स ऑफ मीन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आपके सारे बिजनेस में आपको डिफरेंशिएटर रहना पड़ेगा। और प्राइस कभी भी डिफरेंशिएटर नहीं रहता है। आप 100 में बेच दो, कल आपके लिए 90 वाला आ ही जाएगा। तो प्राइस मेरे हिसाब से प्राइस कभी भी डिफरेंशिएटर नहीं रहता। हाँ, प्रोडक्ट की यूएसपी होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर बनना चाहिए, नॉट एट प्राइस। क्योंकि मार्केट में प्राइस तोड़ने के लिए लोग बैठे हैं। नहीं, सही बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्योंकि लोग यही चाहते हैं, अरे ठीक है
एक बार लेना है, या फिर Right. और भी चीजें होती है कि लेंगे तो अच्छा लेंगे, Correct, है ना? correct, ठीक है, correct. पैसा थोड़ा 10 रुपए ज्यादा है ना, Right, 100 रुपए right. ज्यादा है, पर लेंगे तो अच्छा लेंगे। राइट राइट। भाई तो भैया, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने ये सारी स्टडी की है, तो आपके जो बिजनेस में जो टीम्स है जी। तो वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी टीम्स है? जैसे स्पेसिफिक होता है कि स्पेसिफिक इज टेरिफिक, तो हमारे आइडियाज वाले लोग ना कभी स्पेसिफिक के बारे में सोचते नहीं है, मुझे लगता है। मैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हूँ कि अगर मेरे टीम में कोई बंदा अपॉइंटेड है तो उसको स्पेसिफिक एक ही काम और एक ही रोल दिया जाता है कि यार तेरा काम सिर्फ सुबह उठ के ये कप को यहाँ से यहाँ रखना है, तो यहाँ से यहाँ ही रखना है तुझे, इसके अलावा वो बाउंड्रीज के बाद में तेरे को सोचना ही नहीं है। मोस्टली फेलियर्स कहाँ चीज़ हो जाती है, जब हम लोग मैं ब्रॉडली बात करूँ, जैसे क्या करते हैं हम एक पर्सन को 10 काम देते हैं कि ठीक है आज तेरे पास ये काम नहीं है तो आज तू वो कर ले। तो इससे क्या होता है, जो भी बंदा है वो उसके दिमाग में बाइफर्केशंस चालू हो जाते हैं, आज मेरे पास ये, कल ये भी करना है, मुझे ये भी करना है जी। रादर देन अगर वही मेंबर आपका, वही एम्प्लॉय को आपने एक काम दिया, जिस दिन भी वो खाली होगा तो वो सोचेगा यार आज मैं खाली हूँ तो प्रोडक्ट डेवलप कर लेता हूँ, आज मैं यहाँ से यहाँ रखने का मेरा प्रोसेस था पर यहाँ तो ऑलरेडी रख चुका हूँ, तो आज क्या करूँ, तो शायद मैं स्टाइलिंग चेंज करूँ, इसके अपग्रेडेशन की बात सोचूं कि यार मेरे पास आज काम नहीं है तो मैं इसको कैसे कुछ नए स्टाइल से यहाँ से यहाँ रखूँ, which definitely brings more potential to your things, है ना। आपने जो भी रोल दिया हुआ है एम्प्लॉय को, वो खुद आइडियाज आपके पास ला के देता है कि सर आपने मुझे ये रोल दिया था तो क्या ये वर्क को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, रादर गेटिंग इनटू वही बंदे को 4 काम दे दो आप। सो मैंने जैसे बताया कि बिजनेस कोई भी एक हाथ से नहीं बढ़ता, आपको 10 हाथ लगते ही है, और वो हाथ सही होने जरूरी है। मीन्स आपके एम्प्लॉयज आपके लिए सबसे की नोट्स होते हैं, अगर वो सही है तो आपका बिजनेस अच्छे से अपलिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा स्पेसिफिक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर मेरा हमारी जो हायरार्की सेट है कि एक सेल्स वाला बंदा है, सेल्स को भी सुपरवाइज करने वाला एक बंदा है, वो सुपरवाइजर को भी सुपरवाइज करने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है, तो इनके काम ड्राइव्ड ऑलरेडी ड्रिवन है कि आपको स्पेसिफिक ये काम करना है। तो इसलिए मैं तो वही स्पेसिफिक इज टेरिफिक, आप पर्टिकुलरली फोकस करो एक ही काम पर, तो आपका रूट प्लान बहुत इजीली होता है कि आपको किसी को कुछ चीज़ समझानी नहीं होती है, सबको अपने रोल्स अपने कॉल्स पता होता है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से हर बिजनेस में अप्लाई होना चाहिए कि रादर गेटिंग एक आदमी को 10 काम दो, 10 आदमी को एक ही काम दो, सिंपल एज दैट। मैं तभी ये आइडिया आप ही की थी, राइट? यस, कि मुझे ये ऐसा बिजनेस करना है, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो आप बेसिकली जब ये बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचे तो आप खुद के लिए क्या क्या काम रखे हैं, मतलब बीइंग अ ओनर या आइडिया जो थ्रो करता है उसने क्या करना चाहिए बेसिकली बिजनेस सेट करने के लिए? टीम इज द अल्टीमेटम, क्योंकि वो खुद तो सारी चीजों में नहीं जा सकता है वो। यस यस, मींस आप हर काम नहीं कर सकते। हाँ। आपको अगेन टीम, कोई भी चीज को आगे ले जाने के लिए आपके पास अच्छी टीम होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो बेसिकली मेरा पूछना ही यही था कि फिर आपके पास काम क्या बचा, मतलब आप एग्जैक्टली फिर क्या करते हैं? आप सबको सुपरवाइज नहीं, जैसे अभी काम तो इतने हैं कि फिर मीन्स आप सोच नहीं सकते कि प्रोडक्ट अपग्रेडेशंस भी एक काम है जी, है ना, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम करनी भी एक काम है, साथ में स्टडी करना ये चीज़ है। मीन्स ड्राइवर जो एक गाड़ी का चालक मालक ड्राइवर होता है तो उसके पास में 1000 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो अगर ड्राइवर सही से गाड़ी चला रहा है तो जितने भी उसके अंदर लोग बैठे वो सही डायरेक्शन में डायरेक्ट होंगे, बट वो डायरेक्ट जो ड्राइवर है उसका विजन सही होना चाहिए कि उसको कौन से रूट से जाना है ताकि वो डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंचे। तो उसके साथ जितने भी बंदे चल रहे हैं वो कार में वो सही टाइम पे पहुंचेंगे। अगर उसने एक गलत टर्न ले लिया तो सारी चीज़ें लैग ऑफ हो जाती है। सो वो ड्राइवर के दिमाग में हर चीज़ होनी ज़रूरी है कि कैसा रूट होगा, जो डेस्टिनेशन पे वो लोग पहुंचना चाह रहे हैं, सो कौन से रूट से उसको उसके बिजनेस को लेके जाना है कि वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे। क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपके लिए आइडियाज़ क्रिएट करके नहीं देंगे, वो आपको सजेशंस देंगे, बट फाइनल कॉल तो आपका ही होता है कि विच इज़ द थिंग टू टेक
ऑन द राइट पाथ, है ना। तो अब आप सेल्स को लेकर के देखिए तो सेल्स भी अगेन हमारे दिमाग में होता है कि पर्टिकुलर मंथ में हमारे कितने सेल्स है। रिकवरीज अगेन अ बिग टास्क, तो रिकवरी सही से हो रही है, सेल्स सही से चल रहा है। प्रोडक्ट का जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट आउट होता है, क्वालिटी चेक हो करके वो प्रोडक्ट सही से पहुंच रहे हैं। सो ये सारों का एक सुपरविजन भी एक बड़ा टास्क होता है कि हर एक डिपार्टमेंट को सही टाइम पे सुपरवाइज करना। तो काम तो इतने है कि मीन्स ये तो हर चीज में आपको एक आंख अपनी रखनी पड़ती होगी, आपको रखनी होती है। आप नजर हटी, दुर्घटना घटी है तो आपको तो वो रखनी पड़ेगी, राइट। आप 10 बाय 10 के कमरे में एसी चालू करके नहीं बैठ सकते, आपको भागना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। वो रात के 2 बजे तो भी भागना पड़ेगा, क्योंकि आपके कारण कहीं रोटी सीख रही है किसी के घर में। आप अगर सो गए तो वहाँ रोटी बंद हो जाएगी, तो आपको तो डे एंड नाइट वो छोड़ देना है बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर की जर्नी तो मेरे हिसाब से ऐसी है कि 24 आवर्स है। इट्स नॉट 9 to 5 बट इट्स 24 आवर्स। आपको रात के 3 बजे भी कॉल है तो आपको भागना पड़ेगा। सो इट्स दैट। मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर बहुत खुश मिजाज भी रहते होंगे कि वो जो चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग से निकली आइडिया रहते हैं, उसमें जी रहे हैं वो खुद, है ना, उससे अर्न भी कर रहे हैं। नहीं डिपेंड्स है, खुश मिजाज तो कोई इंसान ही होता है कि अगर इट्स आप किसी को 10 रुपए कमा के खुशी मिल जाती है, किसी को 10 रुपए में नहीं खुशी मिल रही है, तो ये तो मीन्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप जो चीज करना चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है, आप उसमें जी रहे हैं। हाँ, आपको लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ का सेल मिल जाएगा, 2 करोड़ का सेल मिल जाएगा। हो सकता है कि आप बर्न भी कर रहे होंगे। सो एंटरप्रेन्योर जर्नी एक ऐसी है कि आपको रिस्क लेना होता है, कई धक्के खाने पड़ेंगे, शायद सालों तक धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आप वो धक्के नहीं खाना चाहते, आप डे 1 से सैटरडे संडे एंजॉय करना चाहते हो, तो आप 9 to 5 ज्वाइन कर लो। आप 9 to 5 कर लो, आपको सैटरडे संडे भी ऑफ मिलेगा और 1 तारीख को तो सैलरी पक्की है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सारी चीजें रिस्क है। जमा तो बवाल है ना तो कमाल है, तो वो चीज है। तो एंटरप्रेन्योर्स की तो फिर से एक बार क्या बोला आपने? मतलब मीन्स एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी तो ऐसी है कि मीन्स तीर लग गया तो बवाल है, सॉरी तीर लग गया तो कमाल है ना तो बवाल है। तो ये चीज होती है। ओके। तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी ये चीज के लिए। एंटरप्रेन्योर्स इज अ रिस्क गेम, यस। बट हाँ, अगर आप फोकस्ड हो, आप टारगेट हो, 110% आपको अचीव मिलेगा। भगवान खोल देगा रास्ते 100%, पर उसके लिए 10 दरवाजे ठोकने पड़ेंगे, तब ऊपर वाला आपको सही दरवाजा खुलवा देगा। मतलब आपको रोज काम पे जाने की या रोज काम करने की एक अंदर से वो होनी चाहिए। बैठना है लग्जरी गाड़ी में तो आपको तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मैं वही बताऊं कि आपको सैटरडे संडे एंजॉय नहीं करना है। आप मैं कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ, पर जब लेता हूँ मन मर्जी से लेता हूँ कि मैं 2 दिन काम नहीं करूँगा। तो मेरे लिए दिवाली भी एक ही है, होली पे भी हम लोग काम करते, कई बार दिवाली पे भी काम कर ही रहे, है ना, वो तो सीजन्स होता है। सो इट्स नॉट ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। भले उसके एम्प्लॉयज़ के लिए चीज़ें ऑफ होती है, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कभी भी डे ऑफ नहीं होता है, कंटिन्यूस उसके दिमाग में, क्योंकि आपने सोचना बंद किया, आपके लिए मार्केट में नया कंपटीशन तैयार होता है। करेक्ट। तो हर बंदा अपने घोड़े को आगे भगाना चाह रहा है। आपने जहाँ लगाम छोड़ी, सामने वाला घोड़ा भगा देगा अपना। इट्स दैट गेम, यस। मेरा इस इंटरव्यू का एक लास्ट क्वेश्चन आपको ये है कि आप रिलेशंस जो एम्प्लॉय और बॉस के हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे यहाँ तो बहुत मीन्स मैं सबसे रिलेशनशिप्स को सबसे प्रायोरिटी देता हूँ, है ना। धंधे तो होते रहेंगे, चाहे वो घर से हो या आपका एम्प्लॉयज से हो या जिससे भी हो या डीलर से हो। रिलेशनशिप इज द एंड गेम, कोई भी चीज़ को लेकर के। आज वैक्यूमी को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल 3 साल होते आ रहे हैं। मेरे यहाँ से एक भी एम्प्लॉयज़ 3 साल में आज तक कट ऑफ नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमारे इसमें। हम लोग सैटरडे को बैठते हैं कहीं बाहर या कभी डब्बा पार्टी कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम बना हुआ है कि कोई हायरार्की नहीं है कि समवन इज ओवरपावरिंग समवन। तो वो हाँ, जब बात होती है कि जब हम लोग ऑन फील्ड होते हैं तो ऑन फील्ड होते हैं, क्योंकि सबको अपने डायरेक्शंस पता है कि उसे क्या करना है।
बट जब हम लोग ऑफ फील्ड होते हैं तो हम लोग कई बार पिकनिक पे चले जाते हैं सारे मिल करके, तो इट्स दैट थिंग। तो आपको एम्प्लॉयज़ से हो या आपके डीलर से हो, वो रिलेशनशिप मेंटेन तो बहुत अच्छे से करके रखनी होती है। जहाँ आपने आपका बॉसपना दिखाया तो रातों रात आपको एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा, तो एटलीस्ट वो कल्चर हमने फॉलो अप रखा है। तो आप बिलीव करते हैं कि उनको अगर हम एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर मैं नहीं, पूरी दुनिया बिलीव करती है कि आप वही जगह पे काम करना पसंद करोगे जहाँ पे आपको आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली लग रहा हो, जहाँ आप आपके एक्सप्रेशंस अच्छे से शेयर कर पाते हो सामने वाले से, जहाँ पे आपको एक वॉइड या गैप फील होता है तो आप पसंद नहीं करते हो वो कंपनी में बैठना डेफिनेटली। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने जैसे बताया कि गाड़ी की जर्नी है, आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, गाड़ी में लोग अच्छे नहीं बैठे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा वो गाड़ी में। वही ऐसा अंताक्षरी खेलते हुए चल रहे तो बहुत अच्छे से रास्ता कट जाता है। यस, तो रिलेशनशिप इज़ द एंड गेम कोई भी बिजनेस के लिए। हमारे जो यंगस्टर्स है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस, कुछ मैसेज दीजिए। छोड़ दो सोना, छोड़ दो खेलना। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, रिस्क लेना है तो ये सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। बुखार है, पता नहीं बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ये चलते रहेगा। खाओ पैरासीटामोल और चलते बनो। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है आगे तो एक तो अभी मेहनत कर लो और बाद में आराम, या फिर अभी आराम कर लो बाद में मेहनत कर लो। ये वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल है और ये अप्लाई हर किसी पे है। जिसने पहले मेहनत कर ली वो बाद में आराम करेगा, जिसने पहले आराम कर लिया वो बाद में मेहनत करेगा। ये तो पक्की बात है। सो इसलिए अभी हमारे में एनर्जी है, पोटेंशियल है, प्लस नागपुर एक ऐसा प्लेस है जिसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है एज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि जियोग्राफिकली हम लोग अगर देखें तो सेंटर में हम लोग इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में बसे हैं, तो हमारे लिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तीनों डायरेक्शन कैटर करना बहुत आसान है। तो नागपुर में आगे 15 से 20 साल बहुत पोटेंशियल आने वाला है, तो आप लोग रिस्क लीजिए डेफिनेटली। मैं तो बोलता हूँ ब्लाइंड गेम खेलो। अगर आपको पता है, हाँ, बस डाइवर्ट मत होजिए कि आप ये भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो, 10 काम करोगे आप तो इट वोंट वर्क। फोकस हो जाइए एक चीज के लिए, डे एंड नाइट हटा दीजिए, 10 चीज हटा, एंड यू कांट वर्क एंड डू द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी टुगेदर। अगर आप सोचोगे कि मैं 9 to 5 काम करता हूँ और 9 के बाद बिजनेस सोचता हूँ तो वो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आपने मेजर आपका आउटपुट कहीं दे चुका है। तो दिन में आपसे एक ही काम अच्छे से बनता है। तो अगर आपको कोई चीज़ की चाहत है तो मेरा बिलीव ये है कि ऊपर वाला वही साथ देता है। ऊपर वाला बहुत अच्छे से साथ देता नहीं है, आपको उठा करके पटक देगा। बस आपका डायरेक्शन, आपकी चीज़ें फोकस्ड रखो, आपका पाथ उसको बता दो ऊपर वाले को कि मेरे को यहाँ पहुँचना है। बस ऊपर वाले को देखते रहो कि यार आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पहुँचने के लिए, वो उठा के पटक देगा आपको 110%। बस एक लास्ट सवाल यंगस्टर्स की तरफ से वो ये है कि कोई भी आइडियाज़ अगर वो थ्रो करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसमें अपना काम बढ़ाएं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ पीरियड के बाद उनको लगे कि ये मेरा गलत आइडिया था, ऐसा हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ सस्टेन होने के लिए आपको कितना समय का तो भी वेट करना चाहिए? मैम मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सोच सकते कि पानी भी बिक सकता है ना? आप वो चीज़ सोचिए कि मीन्स किसी ने कभी तो रिस्क लिया है कि चल मैं पानी बेचता हूँ जी। आप वो टाइम पे बैक इन दैट एरा जाकर के सोचो कि किसी के दिमाग में सिर्फ ये आइडिया है, जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल है मार्केट में सबके घरों में, जिसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता, कहीं पर भी अवेलेबल। वो टाइम पे तो लोग कुएं से पानी पीते थे, या जहाँ पर भी नल, कॉर्पोरेशन के नल से डायरेक्टली पानी, वो तो जरूर उसको पागल बोलते होंगे, है ना? तो किसी के दिमाग में कब तो आइडिया आया कि यार मुझे पानी बेचना है। और आज आप सोचिए कि आप जब भी बाहर जाते हो बिना बिस्लेरी या बिना मिनरल वाटर के आप पानी नहीं पीते हो। तो उसने वो यूएसपी डेवलप की, वो आइडियलाइजेशन उन्होंने डेवलप किया, उसने रिस्क लिया। वो एंटरप्रेन्योर ने वो टाइम पे रिस्क लिया एट दैट टाइम कि नहीं मैं बेचूंगा तो पानी, है ना, लोग हंस रहे रहेंगे। तो अगर पानी बिक सकता है तो कुछ भी बिक सकता है। तो कभी भी रास्ता गलत नहीं होगा। आप फोकस रखिए डेफिनेटली रखिए। 10 लोगों से राय लीजिए, करो मन की अपने, बट हाँ 10 ऐसे लोगों से राय लीजिए जो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो सक्सेसफुल लोग आपको
रियलिटी बताएंगे मार्केट की कि आपके बिजनेस में क्या रियलिटी चेक है। सो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे। प्लस अगेन मैं चाहता हूँ कि आप 10 सक्सेसफुल लोगों से बात करें तो 20 फेलियर से भी बात करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से आपको लूप होल्स बताएंगे जिससे आपको बचते हुए वहाँ जाना है। तो डेफिनेटली शेयरिंग द कल्चर। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये आइडिया अगर किसी को बता दूंगा तो शायद ये लीक हो जाएगा और वो आप डिस्कस करो। आप डिस्कस करो डेफिनेटली। आप अगर किसी से बताओगे तो वो 10 चीज़ आपको ऐसी एड ऑन बताएंगे जो आप सोच भी नहीं रहे थे। मतलब आप बिंदास अपनी नई आइडियाज आप डिस्कस कर सकते हो। आप दिग्गज नहीं हो उस पूरे वर्ल्ड के, है ना। तो ये मत सोचो कि मेरी ये एक आइडिया से मैं बूम कर दूंगा, कभी नहीं होता, ना किसी का हुआ है। आज अगर सपोज किसी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो डेफिनेटली तीसरे दिन किसी ने सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है मार्केट में। तो ये चीज़ होनी है, बट आप वो आइडियलाइजेशन को आप दबा के रखते हो कि ये डर से कि मैं शायद नहीं बताऊंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बिल्कुल, आपके पास जो भी आइडिया है आप शेयर करो 50 लोगों से, और फिर आपको लगता है कि नहीं इसका कुछ एक डेस्टिनेशन है, एक सक्सेसफुल यूज है, प्रोडक्ट लैंडिंग सही है, प्रोडक्ट। क्योंकि इंडिया मार्केट में 2 चीज़ जो होती है, मैं हमेशा 3 चीज़ के लिए तो पक्का मानता हूँ। 3 P सही होनी चाहिए कि एक तो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस सही होना चाहिए, है ना, और जो आपकी पैकेजिंग जो हम बोलते हैं, माय थर्ड P इज द पैकेजिंग, कि प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए उसकी पैकेजिंग बहुत सही होनी चाहिए, तब जा करके कस्टमर उसे उठा लेता है कि चलो ठीक है मैं रिस्क लेता हूँ ये लेने के लिए। तो ये 3 P अगर पैकेजिंग आपकी कोई भी टर्मिनोलॉजी में होती है ना, इट्स नॉट द आउटर पैकेजिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट्स है उसका पैकेजिंग, है ना। आपकी कोई सर्विसेज है तो वो सर्विसेज की पैकेजिंग आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हो। सो दीज 3 P's आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट P's व्हाट आई बिलीव इन। और ये हर एंटरप्रेन्योर्स को ये 3 P पे रखना है। आई ड्राइव इट एज अ 3 P, कि ये 3 P में से एक भी पिलर अगर गड़बड़ गया तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। आपका प्रोडक्ट सही है, आपका पैकेजिंग सही है, पर अगर आपकी प्राइस गलत है तो अगेन इट विल फेल द प्रोडक्ट। आपका प्राइस सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, आपका पैकेजिंग गलत, अगेन इट फेल द। तो ये 3 P में से सारे 3 अगर आपके P सही आ गए तो मुझे नहीं लगता कि देयर वोंट बी एनी फेलियर काइंड ऑफ समथिंग। बस आप टारगेटेड रहिए। जितने भी व्यूअर्स और ऑडियंस को तो यही बोलूँगा, एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप फोकस रहिए, टारगेट रखिए, और बस दिन और रात खाना पीना भूल जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, भगवान ले जाएगा आपको, पक्का ले जाएगा। तो सबसे मेन मुझे ऐसा लगता है चैलेंज अगर किसी को आता है, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, वो है फाइनेंस। यस, राइट। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं और वो थोड़ा सा झिझक होती है उनको एक कि इतना फाइनेंस है तो मैं कैसे। काफ़ी बार ऐसा होता है, कोई रेंटल प्लेस होती है या कोई जगह हमको खरीदनी होती है पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें, या हमको बिजनेस के लिए पैसा लगने वाला होता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। मैम, ये तो आपने ऐसी टॉपिक छेड़ी है फाइनेंस की, ये शायद मेरे हिसाब से अंबानी जी भी है तो उनको पैसा कम बढ़ता है। पैसा ही इज़ द थिंग जो शायद पूरे बिजनेस या एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सबसे टॉप नॉच के पिन पॉइंट हमेशा लगा होता है। सो मेरे हिसाब से फाइनेंस का कमी तो देखिए मैम हमको भी आता है या हर किसी को आता है। आप ये मत समझिए कि आपके पास 1 करोड़ आज है तो आपके पास आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बहुत स्मूथ आने वाली है। गलत। कई चीज़ क्या होता है कि आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट आना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होनी बहुत ज़रूरी होती है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है 1 करोड़ या 10 लाख या 50 लाख का ही आपको से आप बिजनेस चालू कर सकते हो। आपके पास हो सकता है 5,000 हो आज के तारीख में, और आपका टारगेट है कि मुझे कुछ ये बिजनेस चालू करना है। अब 2 चीज़ आपकी फोकस प्लान्ड है कि मुझे ये जर्नी चालू करनी है और मेरे पास में सिर्फ 5,000 या 10,000 या 10 लाख है, जितने भी है। तो आपको वो स्टडी करनी पड़ेगी कि आप कैसे आपके पैसे को चैनलिंग करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि आपका वो जो भी फाइनल प्रोडक्ट जो आप ड्राइव करना चाह रहे हो वो आपका सक्सेसफुली रन हो जाए। तो आपको हर चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। शायद जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हो
तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जगह, कि हम लोग एक जगह बिजनेस के लिए जगह देखते हैं कि हमारे एटलीस्ट एक 10 बाय 10 का रूम होगा, वहाँ पे हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। एक स्टार्टअप प्लान्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो जिसके लिए शायद आज की तारीख में मार्केट में रेंट होगा शायद 30-40 हज़ार के आसपास, एक हम लोग रेंट आउट के लिए देखते हैं। तो पर 30-40 हज़ार एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। आप कर तो लोगे बट आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि आपके पास में आपको हर महीने देना है और आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा मार्केट में आज जाएगा तो वापस कब आएगा, क्योंकि ये कुछ फिक्स प्लान नहीं होता। इट्स अ वर्बल गेम। आपने कोई प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर्स को दिया है, तो वो शायद उसके शेल्फ से जब बाहर मार्केट में आएगा तब वो आपको रीपे करेगा अमाउंट। तब तक के लिए हो सकता है उसके लिए 15 दिन लग जाए या 15 महीने भी लग जाए, पर आपको ये रेंटल चीज़ें जो है वो तो आपको हर महीना देना है। तो आपको वो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि आप ये सारी जो फिक्स कॉस्ट है उसको कैसे कम ऑप्टिमाइज करें। तो आप शायद उसको जुगाड़ पे ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा हम लोग दूर ले सके, जहाँ शायद 40 हज़ार का हम लोग 10 हज़ार रेंट दे, और इफ़ नॉट, क्योंकि लॉजिस्टिक ज़्यादा नहीं पड़ता है ना, तो अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे तो ट्राई करो कि आप आपके घर से शुरू करो। आई स्टार्टेड माई बिजनेस मेरे घर से, है ना। आज मेरी फैक्ट्री है, तो अगर मैं सोचता था कि जब तक कि मैं फैक्ट्री नहीं डालूंगा, मैं काम नहीं चालू करूंगा, तो शायद मुझे टाइम बहुत लग जाता था। तो आई स्टार्टेड माई सेटअप एक 10 बाय 10 के रूम मेरे हॉल में मैंने चालू किया, एक छोटी मशीन से चालू किया। हमने एक प्रोडक्ट ड्राइव किया। जब वो प्रोडक्ट का हमको साइकिल समझ में आया, फिर हमने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स डालनी चालू की। प्लस आपके लिए जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास में एटलीस्ट 4 से 5 महीने का सर्वाइवल पैसा होना चाहिए। सपोज आपने 1 लाख रुपए आज लिया, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपने ये नहीं करना है कि आपको 1 लाख रुपए लेकर के आपने पूरा इन्वेंट्री में डाल दिया कि आपने 1 लाख की प्रोडक्ट्स खरीदी। आप ट्राई करो कि 40 हज़ार का आपने इन्वेंट्री बनाया और 60 हज़ार आपने बैकअप में रखा है। जब तक ये 40 हज़ार आपका मार्केट में रोल डाउन नहीं होता, ये 60 हज़ार आपका सेफ है कि अगर आप उसको रिकवरी को 2 महीना, 4 महीने, 6 महीना लगे, तो आपके पास एक 60% रिजर्व में रहना चाहिए कभी भी। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कभी भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि पैसा कभी भी ड्राइव करता है आपके बिजनेस को। आपका प्रोजेक्शंस, आपको टारगेट रखना है कि मुझे ये पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, कि मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, जो मेरी बिजनेस जर्नी है, वो डिस्टर्ब ना हो, वो कभी पटरी से हटे ना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से, बहुत संभल कर करिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप ऐसे बंदे को पकड़ो जिसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझता हो। वो बहुत बड़ा एक पिलर है आपके बिजनेस का। क्या बात है। Yes. बहुत ही बढ़िया, आपने इतना डिटेल में सारी चीज़ें बताई है और अपना कीमती समय हमें दिया है। थैंक यू सो मच कुशाग्र, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ये नया स्टार्टअप किया हुआ है और आप खुद इससे खुश है और आप बहुत अच्छे से उसको लेके जा रहे हैं। सो हमारे स्टूडियो की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको और आपकी सारी टीम को, जो ऐसे व्यूअर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहाँ पर भी अगेन मैं जैसे बताऊँ कि यूट्यूब से फ्री में ये चीज़ें वो लोगों को सीखने मिल रही है। तो वेरी कमेंडेबल जॉब टू यू एंड योर टीम कि आप सच यू आर कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।